हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की पॉलिटिकल थ्योरी बुक का चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट टू। तो पार्ट फर्स्ट में हमने कई सारी चीजें कवर की थी। हमने सॉक्रेट्स के बारे में जाना था, है ना, कि फिर उसके बाद में हमने पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा था कि पॉलिटिक्स होता क्या है, हम क्या क्या अजम्पशन लेकर के चलते हैं। पॉलिटिक्स का नाम लेता है तो हमारे दिमाग में क्या क्या आता है, पॉलिटिकल थ्योरी हम क्यों पढ़े, तो ये सारी चीजें भी हमने देखी थी, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ से हमें पढ़ना है कि पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में लेकर के आएँगे हम। इस बुक में ना हम अपने आप को एक एस्पेक्ट से जोड़े रखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के, उसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? जो कि डील करता है क्या, ओरिजिन, मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या है जो पॉलिटिकल आइडियाज़ उनकी, कौन से पॉलिटिकल आइडियाज़ का मीनिंग, ओरिजिन, सिग्निफिकेंस हम देखेंगे। जैसे कि ये जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है ना, फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, सिटीज़नशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, तो इनकी चीज़ें हम जानेंगे, इनका मीनिंग क्या होता है, ओरिजिन कहाँ से हुआ इनका और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें। हम डिबेट करेंगे और आर्ग्यूमेंट करेंगे हर टॉपिक पे, ठीक है? जो कि इसका मतलब क्या है, ठीक है? इन टॉपिक का मतलब क्या है? जैसे सेक्युलरिज्म आ गया, तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है? इतना मैटर क्यों करता है हमारे लिए? पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं, अलग-अलग ना थिंकर्स होते हैं, वो अपने-अपने विचार रखते हैं। तो थिंकर्स ना वो पूछते हैं कि फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी क्या है, और उसका आंसर भी देते हैं, ठीक है? डाइवर्स डेफिनेशन, तो एक चीज़ की ना कई सारी डेफिनेशन हो सकती है, जैसे कि राइट का ही लें, तो राइट की ना कई सारी डेफिनेशन है, अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से राइट को देख रहे हैं, फ्रीडम भी उसकी भी अलग-अलग डेफिनेशंस हैं, ठीक है? उसको अलग नज़रिए से देखा जाता है, इक्वालिटी को भी। जैसे मैथमेटिक्स में ना एक ही डेफिनेशन होती है, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। पर ना हमारे में ना कई सारी डेफिनेशन होती है, जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस हो गया ना, तो इनकी कई सारी डेफिनेशन देखने को मिलती है। आप पढ़ोगे ना आगे के चैप्टर्स तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक ही आइडिया के कई सारे जो है डेफिनेशन निकल के आती हैं। जैसे कि जो इक्वालिटी टर्म है ना, तो वो रिलेशनशिप होता है जो ह्यूमन बीइंग्स का, उसमें देखते हैं ना, कि अगर देखो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, महिला और पुरुष जो है वो इक्वल हैं, पर सोसाइटी में तो ऐसा नहीं मानते, क्योंकि पैट्रियार्की सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज होता है ना। तो ह्यूमन बीइंग्स में देखते हैं हम इक्वालिटी की चीजें, ओके, समानता। ह्यूमन बीइंग्स ना दूसरे लोगों से अलग ओपिनियन होता है, इनका इश्यूज होता है, ठीक है? मतलब कि हर एक टॉपिक पे ना इनके अलग अलग विचार होते हैं। जैसे कि इक्वालिटी टर्म है, तो इक्वालिटी में भी पहले हम जो है जेंडर इक्वालिटी की बात करते थे, है ना, कि सारे के सारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सेम है ना। फिर उसके बाद में हम दूसरी इक्वालिटी की बात करने लगे कि भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबके पास। हो सकता है कोई गरीब है या फिर जो है डिसेबल है, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की ज़रूरत है ना, तभी वो इक्वली आ पाएँगे, हमारे साथ आगे चल पाएँगे, ओके। तो वैसे ही इक्वालिटी के भी कई सारे डायमेंशंस निकलने लगे, तो कई सारे ओपिनियंस निकल के आते हैं, इन ओपिनियंस को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। तो हम किस तरीके से इनको करते हैं, कॉमन एक्सपीरियंस जो हमारी लाइफ का है, डिफरेंट प्लेसेस में देखने को मिलता है इक्वालिटी का, तो उससे शुरू करते हैं। हमने नोटिस किया है कि जो लोग होते हैं ना, वो लाइन से बाहर आ जाते हैं, शॉप में हो गया, डॉक्टर की जो वेटिंग रूम होता है वहाँ पर भी, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, बैंक में भी, लोग क्या करते हैं, लाइन तोड़ के बाहर आ जाते हैं। लाइन लगी होती है ना किसी भी चीज़ की, उससे बाहर आ जाते हैं। तो जब ना कोई पर्सन उनको रोकता है कि आप वापस से लाइन में जाओ, तो उनको बहुत अच्छा फ़ील होता है। ग्लैड फ़ील करते हैं कि हमने गलत करने से रोक दिया, है ना? पर कोई जो है लाइन से तोड़ कर के अपना काम करवा लेता है बाहर से, जैसे कि बैंक में होता है, तो वो पर्सन जो है चीटेड फ़ील करता है फिर, अगर वो नहीं रोक पाते वो लाइन तोड़ने वाले पर्सन को तो। तो हम इससे नाराज़ होते हैं, क्योंकि जो है हम सब चाहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी हो, सभी लोगों को जो गुड्स एंड सर्विसेज़ है, वो इक्वल अपॉर्च्युनिटी के साथ में मिले। अगर वो पे कर रहे हैं उस चीज़ के लिए तो, है ना? कोई जैसे कि वोट देने भी जाते हैं तो लाइन में लगे रहते हैं, ठीक है? अब बैंक में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी लाइन लगती है, कोई लाइन तोड़ के बाहर निकलता है तो गुस्सा तो आएगा ना, मतलब बुरा लगता है लोगों को कि भई इसने अपना पहले काम करवा लिया, ऐसा नहीं होना था। है ना? तो क्योंकि हम सब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी चाहते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी हमारे प्रिएम्बल में भी लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा एक्सपीरियंस कि हम ना इक्वालिटी का मतलब समझते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी चाहते हैं हम सभी लोगों के लिए। है ना? सभी लोगों को अधिकार है सेम। तो
इसी के साथ-साथ ना अगर सेपरेट काउंटर होता है, ओल्ड कोई जो बुज़ुर्ग इंसान है या फिर कोई डिसेबल्ड इंसान है, ठीक है? तो हम समझते हैं उस चीज़ को कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उस काउंटर के लिए भी हम स्पेशल ट्रीटमेंट जो दिया जाता है उनको, तो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, उसको जस्टिफाइड भी होता है वो, ठीक है? वो सही चीज़ होती है। तो उसको एक्सेप्ट भी करते लोग, उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। पर हम अपनी ज़िंदगी में ये भी देखते हैं अब जो हर दिन की जो कुछ गरीब लोग होते हैं, वो शॉप में नहीं जा पाते हैं, सामान वग़ैरह नहीं ले पाते, डॉक्टर के पास नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं होते पे करने के उनके, है ना? गुड्स एंड सर्विसेज़ के लिए भी, सर्विसेज़ जैसे डॉक्टर जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टीचर जो पढ़ाने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना? गुड्स वग़ैरह जो सामान खरीदे जाते हैं, तो उनके पास में नहीं रहता। कुछ पीपल जो होते हैं लेबर होते हैं, है ना? मज़दूरी करते हैं, जो पत्थर वग़ैरह काटते हैं, ठीक है? जो ईंटें वग़ैरह जो है उसमें काम करते हैं, ईंटों की भट्टी में, ठीक है? कई घंटों तक ये लोग काम करते हैं, ठीक है? तो अगर हम सेंसिटिव होते हैं ना इसके प्रति, संवेदनशील होते हैं, हम थोड़ा ज़्यादा समझते हैं दूसरों के दर्द को, तो हम समझते हैं कि ये सही बात नहीं है सोसाइटी में कि कुछ लोग जो हैं, उनको बेसिक नीड्स भी नहीं मिल रही हैं। खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, गुड्स एंड सर्विसेज़ जो हो गई उनकी बेसिक नीड जो है, वो भी उनकी फुलफ़िल नहीं हो रही है। एजुकेशन का राइट नहीं मिल रहा है बच्चों को, हेल्थ का जो है सर्विसेज़ नहीं मिल रही है प्रॉपर। पता चला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई सर्विस ही नहीं है। रूरल एरियाज़ में देखो तो वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है बहुत दूर-दूर होते हैं, ठीक है? तो कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है सोसाइटी में। तो हमें पता चलता है भई ये सही नहीं है सोसाइटी में। जब हम रियलाइज़ करते हैं कि इक्वालिटी जो है उसमें कुछ फेयरनेस भी होनी चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं उनके उनके साथ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, उनके साथ में गलत नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी में फेयरनेस भी होनी चाहिए। ठीक है? उनके साथ में एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए और जो डिसएडवांटेज होते हैं इकोनॉमिक फैक्टर की वज़ह से मतलब गरीब होने की वज़ह से उनकी सारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी उनके बच्चों को, तो वो अपना फ्यूचर सुधार सकते हैं, है ना? उनको अच्छी हेल्थ की सर्विसेज़ ये तो बेसिक नीड होती है। हर डेवलप्ड कंट्री में देखोगे ना आप, गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा एजुकेशन एंड हेल्थ में स्पेंड करते हैं, ठीक है? ताकि ये बेसिक नीड होती है और स्किल में। स्किल कर दो लोगों को भई वो अपनी ज़िंदगी खुद ही सुधार लेंगे, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो यही है कि इक्वालिटी के साथ-साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है कुछ लोगों को, ठीक है? फिर कंसीडर हम ये इफ़ेक्ट भी देखते हैं, कई सारे चिल्ड्रन जो होते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते बच्चे जो हैं। देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल पे भी जो है भीख माँगते हैं वो लोग, है ना? छोटे बच्चे होते हैं, तो वो लोग स्कूल भी नहीं जा पाते हैं और कुछ लोग तो जानबूझ के पेरेंट्स इनसे भीख मँगवाते हैं, है ना? इनके गिरोह भी होते हैं कई सारे, तो उनको काम भी करना पड़ता है अपने जो खाने के लिए, ठीक है? उनको जो है छोटी जैसे जो फायर क्रैकर इंडस्ट्री होती है ना पटाखे वाली, उसमें बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है, ठीक है? तो इससे क्या वॉयलेट होता है? आपको याद होना चाहिए, इससे आर्टिकल 24 का वॉयलेशन होता है, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट है। अगर ऐसा होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आप पीआईएल दायर कर सकते हो, भई वहाँ पे जो है फैक्ट्री में बच्चों से काम करवाया जा रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट देख लेगा उनको, ठीक है? तो ज़्यादातर जो लड़कियाँ होती हैं, वो जो गरीब हर घर से आती हैं, जहाँ पर पुअर हाउसहोल्ड होते हैं ना, तो उनको ना स्कूल से पहले ही निकाल दिया जाता है। एक तो पैट्रियार्की सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज, उसमें भी लड़की है, ठीक है? तो उसको पहले ही जो है स्कूल से निकाल दिया जाता है अगर वो गरीब होती है, ठीक है? ताकि वो अपने छोटे जो भाई-बहन हैं, उनका ख़्याल रखे। जब पेरेंट्स काम पर जाते हैं ना, तो वो जो लड़की होती है, वो भी छोटी होती है, पर अपने छोटे भाई-बहन का ख़्याल रखती है वो, ठीक है? उसको स्कूल नहीं जाने मिलता। कोविड के टाइम पर भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी। बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिज बढ़ गई थी सोसाइटी में। हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करते हैं राइट टू प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल। हर किसी को जो है प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए और ये जो राइट है ना, ये फॉर्मल है। जैसे कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, ठीक है? 2002 में। आर्टिकल 21 को ऐड किया गया था जो कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन है। अगर कोई इनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करता है तो उनकी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है। इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर के अपील दी जा सकती है, ठीक है? और फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट टू एजुकेशन को तो राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था, ठीक है? 2009 में। आप देख रहे हो? 2002 में लाया गया, ये राइट बना दिया गया पर इतना टाइम लग गया गवर्नमेंट को एक्ट लाने में। और अभी भी टाइम लग रहा है गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन सुधारने में। अभी पीएम श्री स्कीम लाई गई है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है? तो पीएम श्री स्कीम के तहत जो है गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बेहतर किया जा रहा है, ठीक है?
तो अगेन हमें लगता है कि गवर्नमेंट जो होती है ना, उनको थोड़ा और करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए जो ना स्कूल नहीं जा पाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट को इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट टैक्स भी तो इसीलिए ले रही है ना, ताकि जो पिछड़ा तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनकी हेल्प कर सके गवर्नमेंट, है ना? वेलफेयर की जो काम कर सके। तो हमारा जो आइडिया है ना इक्वालिटी का, बहुत कॉम्प्लेक्स है भई, पर समझना चाहो तो समझ सकते हो, क्योंकि ये डेली लाइफ में आपको देखने को मिलता है। जब हम देखते हैं, हम लाइन में खड़े होते हैं या प्लेग्राउंड में होते हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, है ना? तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इसी को कहते हैं, है ना? अगर हम सफ़र करते हैं किसी डिसेबिलिटी से, है ना? हमारे जो अगर हाथ में या फिर पैर में कोई दिक्कत है, कुछ भी है, डिसेबिलिटी है, तो हम कुछ स्पेशल प्रोविज़न चाहते हैं, ठीक है? ताकि स्पेशल प्रोविज़न हो, जैसे कि अगर देखो ना, तो अभी भी हमारे यहाँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो डिफरेंटली एबल जो पीपल होते हैं उनके लिए। अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखो, तो वहाँ पे रैंप होती है, वहाँ के पब्लिक टॉयलेट्स में जो है डिसेबल फ्रेंडली जो पीपल होते हैं, सॉरी, डिसेबल्ड जो पीपल होते हैं ना, उनके लिए जो है उनके फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर किसी को दिखता नहीं है तो ब्रेल सिस्टम होता है, वो डॉट डॉट वाला, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। पर हमारे यहाँ उतना नहीं है। पर धीरे-धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, है ना? तो हम जब अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं बेसिक नीड्स भी अपनी, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी भी ना, वो भी इनफ नहीं होती है, ठीक है? हमारे लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी भी कुछ नहीं होगी अगर हम जो बेसिक नीड्स ही हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं ना। अगर हमारे सर पे छत नहीं है, हम एजुकेशन नहीं मिल रही है, हमको जो हेल्थ की सर्विसेज नहीं मिल रही है, हमारे पास में खाना नहीं है, तो फिर क्या ही ज़िंदगी है ना। तो वही बात होती है। अगर कोई जो है अ, अगर हमें स्कूल जाने मिलेगा और हेल्प मिल जाएगी, थोड़ी प्रोएक्टिव जो मेजर लेती है ना गवर्नमेंट, एक्टिवली काम करते हैं, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करे रिसोर्सेज का, जॉब्स का, डिसेंट वेजेस मिले, अगर कोई लेबर भी काम कर रहा है तो उसको प्रॉपर कानून के हिसाब से जो वेज दी जाती है ना, जो पेमेंट वो दी जाए। पर यहाँ देखो ना, ठेकेदार वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, वुमेन्स के साथ तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन भी होता है, उनके साथ तो बहुत ही गलत होता है। पर वो भी रिपोर्ट नहीं कर पाते, भई गरीब लोगों की कौन सुनता है ना? पता चला पुलिस ही ऊपर से उन्हीं को पकड़ ले और मार पीटने लगे। और वैसे भी अपने यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो नेता वगैरह होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है? पुलिस तो उनकी जेब में रखते हैं वो लोग। है ना? तो रियलिटी में कुछ और चीज़ें होती हैं। अगर सब्सिडाइज़्ड हॉस्पिटल मिले, मतलब कि आप फ्री नहीं दे सकते सर्विस, तो अफोर्डेबल कर दो भई। एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, है ना? अवेलेबल सर्विस हो। तो ये 3 ए जो होते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक तो पास में होनी चाहिए सर्विस, और वो सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। डॉक्टर हॉस्पिटल तो है पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो क्या काम का फिर? अफोर्डेबल होना चाहिए कि भई लोग अपना इलाज करवा सकें। वैसे ही एजुकेशन में भी एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एजेंसी बनाई जाती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इस फेयरनेस को जो एन्श्योर करने के लिए। तो फेयरनेस के लिए भी एक एजेंसी होती है ना? जो देखते हैं। तो यही रीज़न है, कई सारी डेफ़िनेशन होती है इक्वालिटी की भी। भाई सोसाइटी में जो है अलग-अलग तरीके से देखा जाता है। हर एक सेक्शन जो है सोसाइटी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इसलिए इक्वालिटी की डेफ़िनेशन भी डिफरेंट हो गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई है थोड़ी। हमने स्टार्ट किया था कि जो हमारे लिए इक्वालिटी, जैसे कि लाइन में खड़े होना, है ना? फिर उसके बाद में हमने दूसरी तरफ देखा कि जो गरीब होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, सीनियर सिटीज़न होते हैं, तो उनको हेल्प करना, तो उसकी इक्वालिटी अलग हो जाती है कि उनके लिए अलग से स्पेशल प्रोविज़न रखे गए हैं। तो हमें कई सारे लेयर्स देखने को मिले इक्वालिटी में भी, है ना? तो वी हैव बीन डूइंग पॉलिटिकल थ्योरी विदाउट रियलाइजिंग देम। यही तो पॉलिटिकल थ्योरी है जो हम कर रहे हैं। हमें रियलाइज़ भी नहीं है और हम समझ गए। सोसाइटी की कंडीशन देख के आप बता सकते हो, ये सारी चीज़ें समझ सकते हो, है ना? तो आपने पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में जान लिया, जो ये चीज़ें इक्वालिटी के बारे में पढ़ के। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो होते हैं, मीनिंग देते हैं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की, उसको देख कर के, उसको समझ कर के, ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज़ करके, है ना? जैसे इक्वालिटी के भी डेफिनेशन जो देते हैं। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि इक्वालिटी जो होती है ना, पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है हमारी सोसाइटी में, पर सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है। मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है हमारे देश में, पर सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं है भाई। सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है और गरीबी-अमीरी का जो बहुत ज़्यादा हाई है, गरीबी में और अमीरी में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है इसमें भी। ठीक है? इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो वही चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो थ्योरिस्ट होते हैं अलग-अलग डेफ़िनेशन देखते हैं सोसाइटी समाज की कंडीशन देख कर के। अमर्त्य सेन कहते थे कि कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। अमर्त्य सेन जो है, वो बताते थे कि कैपेसिटी बिल्डिंग गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट करती है, जो लोगों को जैसे रिज़र्वेशन वग़ैरह दे कर के जो
जो कि पिछड़ा जो वर्ग है, जो कि जिन्होंने हिस्टोरिकली इनजस्टिस देखा है, तो उनके साथ में जो गलत हुआ है, तो इसलिए इनको सपोर्ट करें, एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करें, हेल्थ प्रोवाइड करें, स्किल प्रोवाइड करें, तभी एक इंसान जो है ह्यूमन रिसोर्स बन पाएगा। ठीक है? तो डिबेट चलती है और डाइवर्स मीनिंग भी देखी जाते हैं, ओपिनियंस होते हैं अलग-अलग हर एक जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट होता है ना उसके। तो जब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी की बात करते हैं, क्या वो इनफ है? अगर किसी इंसान को जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो क्यों कब देना चाहिए ये भी देखा जाता है ना? और कितने टाइम तक देना चाहिए? ये स्पेशल ट्रीटमेंट कब तक देना चाहिए किसी इंसान को? ये स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत कब पड़ी और कब तक देना चाहिए? क्या जो गरीब बच्चे होते हैं उनको जो है मिड डे मील्स देना चाहिए ताकि वो उनको एनकरेज किया जाए ताकि वो स्कूल्स में रहें। मिड डे मील स्कीम लाई गई थी, जो बच्चों को खाना दिया जाता था गवर्नमेंट स्कूल में 1995 में लाई गई थी ये स्कीम। ठीक है? ताकि जो है उनको एक खाना भी मिल सके बच्चों को और वो स्कूल भी आ सके, ठीक है? अट्रैक्ट होके कि स्कूल में खाना मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं कि कब तक ऐसी स्कीम वगैरह ये सारी चीज़ें चलानी है ना? तो ये सारे इश्यूज़ जो है ना हमारी सोसाइटी के ही हैं, ये सब प्रैक्टिकल हैं भई, आँखों देखी चीज़ें हैं ये सब देखने को मिलता है सोसाइटी में, है ना? अमीरी-गरीबी ये सारी डिफरेंटली एबल पीपल आपने सबको देखा होगा। तो ये क्या करते हैं इन चीज़ों से हम गाइडलाइन देखते हैं जो फ्रेम करते हैं पब्लिक पॉलिसीज़ ऑन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जब सोसाइटी की कंडीशन पता होती है तभी तो अच्छे से फिर जो पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में ओके, तो इक्वालिटी के केस में हम देखें तो अदर कॉन्सेप्ट भी होते हैं, जैसे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो होते हैं ना, तो हर दिन उनके ओपिनियंस होते हैं, डिबेट होते हैं, अलग-अलग पॉसिबल मीनिंग्स निकल के आते हैं और पॉलिसी ऑप्शन भी देते हैं। फ्रीडम, सिटीजनशिप, राइट्स, डेवलपमेंट, जस्टिस, इक्वालिटी, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म का तो पूरा चैप्टर है। तो इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब हमें पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? व्हाई शुड बी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? तो हमने कई सारे पॉलिटिकल आइडियाज़ समझे, ठीक है? मतलब पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं जिनको स्टडी करना होता है हमें पॉलिटिकल थ्योरी में। तो ये सब हमें पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? क्या जो पॉलिटिशियन जो प्रैक्टिस करते हैं पॉलिटिक्स वगैरह है ना, जो कि नेता लोग होते हैं उनको पढ़ना चाहिए ये सारी चीज़ें, है ना? या फिर ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, आईएएस जो हो गए, है ना? जो कलेक्टर होते हैं या फिर जो पॉलिटिकल थ्योरी के जो पढ़ाते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, उनको पढ़ना चाहिए ये सब या फिर लॉयर हो गए, जजेस हो गए, जो कि संविधान के बारे में बताते हैं, लॉ के बारे में बताते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। ये एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट हो गए, जो कि एक्सपोज़ करते हैं जो भी एक्सप्लॉइटेशन होता है हमारी सोसाइटी में और डिमांड करते हैं नए-नए जो मतलब अधिकारों की। तो ये इनको पढ़ना चाहिए ये सब। हम क्यों पढ़ें ये सब, है ना? तो हमें क्या मिलेगा जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो आप लोग आपको क्या मिलेगा अगर आप जो है जानोगे इनका मीनिंग का जो मीनिंग जानोगे फ्रीडम का, इक्वालिटी का। फर्स्ट चीज़ है पॉलिटिकल थ्योरी ना ज़रूरी है, जो इन सारे जो टारगेटेड ग्रुप है ना इनके लिए तो ज़रूरी है। एज़ अ हाई स्कूल स्टूडेंट हो आप तो 11th क्लास में हो, आपने ये जो ह्यूमैनिटीज़ लिया है सब्जेक्ट है ना, तो पॉलिटिकल थ्योरी ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हो सकता है कि आप जो ऊपर आपने इतने सारे प्रोफ़ेशन देखे आप इनमें से कोई प्रोफ़ेशन में जाओ, है ना? हो सकता है कि आप एमपी, एमएलए बन जाओ या फिर लॉयर बन जाओ या फिर जो है एक्टिविस्ट हो जाओ सोशल, है ना? पॉलिटिकल थ्योरी ही पढ़ाने लगो आप पढ़ कर के, ठीक है? तो इनडायरेक्टली ना ये ज़रूरी है सब लोगों के लिए, ओके? और हमारे लिए भी, है ना? तो तो हम मैथ्स तो पढ़ते हैं पर हम सब तो मैथमेटिशियन और इंजीनियर तो नहीं बनते ना। मैथ्स के नाम से लोग भागते हैं पर एग्ज़ाम में आता है इसलिए पढ़ते हैं लोग, है ना? तो बेसिक अरिथमेटिक जो है, वो हमारी जो लाइफ़ है उसमें यूज़फुल होता है कि नहीं होता है? भाई मैथ्स ज़रूरी होता है, दिमाग भी तेज़ होता है उससे, है ना? सेकंड चीज़ है कि हम जो है सिटीज़न हैं, ठीक है? जिसको राइट टू वोट मिला हुआ है, भाई आपका वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, आप 18 साल के होते हो, आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 326 के अंदर, ओके? बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है राइट टू वोट। तो आपके पास में वोट देने का अधिकार है जब तो आप देखोगे ना आपके नेता कैसे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं सोसाइटी में, सभी लोगों को फ्रीडम और इक्वालिटी मिल रही
डिसाइड करोगे जो भी इश्यूज़ हैं सोसाइटी में, जब एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न होगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, चीज़ों के बारे में जानोगे, जो सोसाइटी में चल रहा है वही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। संविधान के बारे में अगर बताओ किसी इंसान को पता ही नहीं है संविधान क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, क्या ही कर लेगा वो, है ना? अगर कोई उसके साथ में गलत करेगा तो, है ना? तो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि बेसिक नॉलेज हो आपको, पॉलिटिकल आइडियाज़ की नॉलेज हो और इंस्टीट्यूशन की। आपको पता भी तो होना चाहिए किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं, नेता लोग करते क्या हैं, बैठते क्यों हैं इतनी देर तक, इनको इतनी पेंशन वगैरह ये सब क्यों मिलती है, इतनी फैसिलिटीज़, है ना? सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, है ना? तो हमें पॉलिटिकल आइडियाज़, इंस्टीट्यूशन ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। जब हमें अपने देश का पता होता है तो हम दूसरे देश का देखते हैं, अच्छा ऐसा डिफरेंस है इन देश में। जैसे यूएस में जो है ना उनके सुप्रीम कोर्ट अलग होते हैं, जो यूनियन लेवल पे पूरे स्टेट के, और हाई कोर्ट भी अलग होते हैं, पर इनकी पावर्स जो है सिमिलर ही होती हैं। पर हमारे देश में जो है सुप्रीम कोर्ट की सबसे ज़्यादा पावर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, ठीक है? हाई कोर्ट जो है इनके नीचे आते हैं, ओके? तो एक इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में जो रह रहे हैं हम, तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम रीज़नेबल बने, ठीक है? तो हमको एक मतलब अपने दिमाग का यूज़ करना चाहिए, है ना? इन्फॉर्म्ड हमको चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको जो है बोलने का अधिकार दिया गया, तो कहाँ से मिला है वो? आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए के अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। इसी से मीडिया को भी राइट मिलता है, ठीक है? फ्री स्पीच का, कि बोलने का अधिकार है भई आपका। ठीक है? अगर आपको पार्टिसिपेट करना हो ग्राम सभा में, आपसे आपके व्यूज़ पूछे जाए, भई आपके क्या व्यूज़ हैं किसी वेबसाइट में, पोल्स में। अगर इलेक्शन चल रहे हैं तो आप भी तो बता सकते हो कि ये देखो ये गवर्नमेंट जो है ना, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये ना फ्री की चीज़ें बाँट कर के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये काम-वाम कुछ नहीं करने वाले। तो आप बता सकते हो ना अपने व्यूज़। तो समझोगे जब चीज़ों को तभी तो जानोगे कि भई ये गलत हो रहा है, ये भेदभाव हो रहा है, ये इनइक्वालिटी है समाज में, है ना? ये गलत चीज़ है। तो जब समझोगे ये पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में तभी कह पाओगे, तभी ना। अगर हम सिंपली जो है मनमाने ढंग से अपने प्रेफ़रेंस बता देंगे, ठीक है? और वो ना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। पर अगर हम जो सोच समझ के चीज़ें बताएँगे, है ना? थॉटफुल रहेंगे, मैच्योर रहेंगे, ठीक है? हम जो न्यू मीडिया का यूज़ करेंगे डिस्कस करने के लिए, एक्सप्रेस करने के अपन कॉमन इंटरेस्ट जो हैं, चीज़ों को समझेंगे ना सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिकल आइडियाज़ जो आप पढ़ रहे हो, वो जो इम्प्लीमेंट करके देखो सोसाइटी में भई, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो ये सब जो थिंकर्स हैं, ये भी तो सोसाइटी को देख कर के, वर्ल्ड को देख कर के, कंट्रीज़ को देख कर के जो अपने आइडियाज़ डेवलप करते हैं और बताते हैं लोगों को, तो ये भी तो ह्यूमन ही है ना, कोई एलियन थोड़ी ना है, ये भी सोचते समझते हैं, फ़ोन में नहीं घुसे रहते थे, ओके? एज़ अ सिटीज़न होने के नाते आप एक ऑडियंस तो है ही, ऑडियंस जैसे कि ऑडियंस होती है म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में, हम मेन परफ़ॉर्मर्स नहीं होते, पर हम इंटरप्रिटेट कर देते हैं सॉन्ग को, मेलोडी को, समझ जाते हैं इन चीज़ों को। मतलब कि हम मेन परफॉर्मर तो नहीं होते जो कि सॉन्ग वगैरह गाते, पर हम समझते हैं चीज़ों को, हम ही एजेंडा सेट करते हैं, ठीक है? जिस चीज़ को हम एप्रिशिएट करेंगे वही ना वो लोग गाने वगैरह वो सारी चीज़ें गाएँगे, ठीक है? हम न्यू रिक्वेस्ट करते कि भई ऐसे-ऐसे गाओ, है ना? तो आपने नोटिस किया है म्यूज़िशियन परफॉर्म करते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जब वो जानते हैं कि उनकी ऑडियंस जो है बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है और एप्रिशिएटिव है। जो ऑडियंस को पसंद आएगा वही तो फिर वो लोग करेंगे, है ना? तो एक एजुकेटेड एंड विजिलेंट समझदार पढ़ा-लिखा सिटीज़न जो होता है ना, वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में, तो वो पॉलिटिक्स को और ज़्यादा पब्लिक स्पिरिटेड बना देते हैं, ठीक है? तो सिटीज़न का एजुकेटेड होना, समझदार होना ज़रूरी होता है, वरना पता चला कि कोई भी ऐसा ही नेता आएगा, ठीक है? बिना पढ़ा-लिखा और आपके ऊपर रूल करेगा और आप उसको वोट भी दे दोगे, ठीक है? फ्री चीज़ों के नाम पर। थर्ड चीज़ होती है फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलरिज़्म जो है एक एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज़ नहीं है ये लाइफ़ के हमारे। मतलब कि ये सिर्फ़ आइडिया नहीं है, ठीक है? मतलब कि इमेजिन बस कर रहे हैं इन चीज़ों को, ये रियल में नहीं है। पर हाँ, ये एब्स्ट्रैक्ट इश्यू नहीं है, ये है कि मतलब कि ये सिर्फ़ आइडिया नहीं है, ये तो हमारी डेली लाइफ़ में देखने को मिलते हैं। भाई डिस्क्रिमिनेशन आप डेली देख सकते हो, है ना? वेरियस सॉर्ट ऑफ होते हैं, जैसे फैमिलीज़ में देखो, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ओके? आप अपनी फैमिली की लेडीज़ को देखो, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर इक्वालिटी नाम की चीज़ होती नहीं है, कुछ फैमिलीज़ में, ठीक है? स्कूल में भी हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन, हो सकता है किसी को आप अनजाने में भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, मतलब गलती से आपसे भेदभाव कर दो, ऐसा भी चीज़ें हो जाती हैं। कॉलेज में होता है, शॉपिंग मॉल्स में होता है। अभी नहीं एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जो धोती पहने हुए जो अंकल थे उनको मॉल में नहीं जाने दिया गया था, शायद बेंगलुरु का था वो। तो
ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ये भेदभाव होता है, ठीक है? तो ये ना डेली लाइफ में देखने को मिल जाता है, आपको इक्वालिटी की चीज़ है। सेक्युलरिज़्म को समझोगे तभी ना समझ पाओगे कि गवर्नमेंट इंटरवेन क्यों करती है रिलीजन में, है ना? इतना अधिकार क्यों है? इंडिया की सेक्युलरिज़्म को पॉजिटिव क्यों कहा जाता है और वेस्ट की सेक्युलरिज़्म को नेगेटिव क्यों कहा जाता है ना? जब सेक्युलरिज़्म का मीनिंग समझोगे तभी ना जान पाओगे। फ्रीडम का मतलब पता होगा तभी तो फ्रीडम के नाम पे जो आप बोलोगे कि गवर्नमेंट ने हमारी फ्रीडम का वायलेशन कर दिया। ओके? तो हम ना कई सारे प्रेजुडाइसेस बना लेते हैं। अपनी जो है पहले से ही धारणाएँ बना लेते हैं, पहले से ही जज कर लेते हैं लोगों को जो डिफरेंट होते हैं हमसे। ठीक है? तो मतलब कि जो हमसे अलग है ना तो हम उसको पहले ही अपनी नेगेटिव इमेज सेट करके उसको जज करने लगते हैं। जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल होने से ना बहुत ईज़ी पड़ जाता है, आपके दिमाग को ज़्यादा है मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओके, तो लोग ना बहुत जल्दी जज करते हैं दूसरों को। अगर वो डिफरेंट कास्ट से बिलॉन्ग करता है, रिलीजन से बिलॉन्ग करता है, जेंडर से, क्लास से, तो हम पहले ही जज कर लेते हैं, भई ऐसा ही होता होगा। बुरी चीज़ें ही जज करते हैं लोग, पता है? पहले से ही सोच लेते हैं कि ये तो बुरा ही होगा। डिफरेंट क्लास से, कोई कास्ट से, रिलीजन से, ज़माने भर की चीज़ों पे पहले से अपनी धारणाएँ बना लेते हैं, ठीक है? हम ऑप्रेस्ड फील करते हैं, हम चाहते हैं कि मतलब कि अगर आप ना जैसे आपका माइंड जैसे दिमाग खराब है, गुस्सा आ रही है, तो आप ना गलत डिसीज़न भी ले लेते हो। जब इमोशंस में आप ज़्यादा खुश हो, आप ज़्यादा गुस्से में हो, उस टाइम पे तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, ठीक है? कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में पछतावा होता है जब आप स्टेबल हो जाता है आपका माइंड तो, है ना? तो वैसे ही ना जब हम ऑप्रेस्ड होते हैं, जब देखते हैं कि पावर का मिसयूज़ हो रहा है, हमारे ऊपर मनमानी की जा रही है, तो हम इससे जो है इससे बचना चाहते हैं, ठीक है? अगर वो डिले होता है ना, तो हम चाहते हैं कि वॉलेंट रेवोल्यूशन हो वो सही होता है। वॉलेंट रेवोल्यूशन को हम जस्टिफाई करने लगते हैं। मतलब कि लोग जो वॉयलेंस करते हैं ना, मारपीट करते हैं, उससे जो है चीज़ों को चेंज करना, बदलना सही नहीं होता है। वॉयलेंस कभी भी सही नहीं होता है क्योंकि इससे सबका नुकसान होता है, ठीक है? अगर हम प्रिविलेज्ड होते हैं मतलब हमें सारी की सारी फैसिलिटी मिली हुई है, तो हम दूसरों को जो है डिनाय करते हैं, ओके? हम ज़्यादा फैसिलिटी है, हम ज़्यादा रिच हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हम गलत करते हैं ना किसी के साथ, तो उसको भी जो है मानते ही नहीं है कि गलत हो रहा है। अगर कि जो आपके घर में अगर कोई मेड है, सर्वेंट है, उन वो जो है ना स्ट्रगल कर रहे होते हैं डिग्निटी के लिए कि वो उनको भी इज़्ज़त के साथ में ट्रीट किया जाए, ठीक है? तो हम उसको भी डिनाय कर देते हैं, भई ये थोड़ी ना ऑपरेशन है, ये तो ठीक चल रहा है ना? तो आपके साथ हो तो आपको समझ में आता है, पर दूसरे के साथ हो तो नहीं समझ में आता, है ना? समटाइम्स कभी-कभी ना हम फ़ील भी करते हैं कि हमारे जो सर्वेंट होते हैं, वो डिज़र्व करते हैं ट्रीटमेंट जैसा उनको मिला जा रहा है, ओके? मतलब कि कभी-कभी ना ऐसा होता है, ये जो नॉर्मल लोगों की लाइफ़ के बारे में बता रहे हैं कि हम फ़ील करने लगते हैं कि उनको जिस तरीके से गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, वो सही है, उनके साथ होना चाहिए, ठीक है? तो पॉलिटिकल थ्योरी एनकरेज करता है हमें कि हम इन चीज़ों के बारे में सोचें, जानें, ठीक है? और जो फीलिंग्स हैं, इन सारी पॉलिटिकल थिंग्स की जो दूसरी चीज़ों की फीलिंग है, इनके बारे में समझें हम, है ना? तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम आइडियाज़ के बारे में जानते हैं पॉलिटिकल, ओके, पॉलिटिक्स के बारे में समझते हैं, है ना? और चीज़ों को सोसाइटी से रिलेट करके समझते हैं। जस्ट बाय और ज़्यादा केयरफुली देख कर के अगर हम देखते हैं तो हमारे जो जब और अच्छे से समझते हैं इन आइडियाज़ को तो हम मॉडरेट हो जाते हैं अपने आइडियाज़ को लेकर के, फीलिंग को लेकर के। मतलब कि समझने लगते हैं इन चीज़ों को, ऐसा नहीं है एक्सट्रीम व्यू रख लिया हमने। मतलब कि चीज़ों को समझने लगते हैं। मॉडरेट ना एवरेज चीज़ होती है, बीच की चीज़ों को जैसे कि एक होता है कि बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं रहे, एक होता है कि हम बिल्कुल एक ही आइडिया को पकड़ के बैठे हुए हैं, चेंज होने को तैयार ही नहीं। अगर हमको कोई बता भी रहा है कि हमारा व्यू गलत है, तो हम उसको चेंज होने को तैयार नहीं। पर मॉडरेट हो जाते हैं ना, तो हम समझते हैं चीज़ों को और इन आइडियाज़ को भी। ठीक है, फाइनली स्टूडेंट्स आप एन्जॉय करोगे डिबेट को और जो कॉम्पिटिशन्स हैं जो अच्छे से बोल पाओगे चीज़ों के बारे में, ठीक है? तो ना आपका जो ओपिनियन है, जो क्या सही है, क्या गलत है, क्या मतलब जो जस्ट है, न्यायपूर्ण है, क्या जो अन्याय होता है, उन चीज़ों के बारे में समझोगे, ठीक है? बट तो हमारे ओपिनियंस भी होते हैं, कुछ सही ओपिनियन हम बनाते हैं, कुछ हम सोचते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ठीक है? पर हमें पता नहीं होता कि वो चीज़ सही है कि गलत है। जब दूसरे के व्यूज़ पता चलते हैं, तो हाँ यार, ऐसा भी तो हो सकता था, है ना? तो फिर दिमाग में आता है, तो रीज़नेबल हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी समझेंगे। ओनली जब आप आर्ग्यू करते हैं ना दूसरों के साथ में, आप रियलाइज़ करते हो कि आप डिफेंड कर रहे हैं, उसका रीज़न देखते हो आप और डिफेंड करने की कोशिश करते हो अपने आइडिया को भी। पॉलिटिकल थ्योरी में आप एक्सपोज़ करोगे जो सिस्टमैटिक थिंकिंग होती है, जस्टिस में आप समझोगे, ठीक है? जॉन रावल्स का आइडिया है जस्टिस का, उसको भी समझोगे, इक्वालिटी के बारे में जानोगे, है ना? तो अ
तो आप ये सारी चीज़ें समझने के बाद में आपके ओपिनियंस और अच्छे हो जाएँगे और आप आर्ग्यू कर पाओगे जो इन्फॉर्म्ड मैनर में, जब आप जान समझ लेते हैं ना चीज़ों को, तो प्रॉपर्ली अपनी बातों को रख पाओगे, ठीक है? और कॉमन इंटरेस्ट के लिए, और जो स्किल होती है डिबेट करने की रैशनली, समझदारी के साथ में, नेताओं की तरह डिबेट नहीं जो टीवी में वो लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं ना, तो कम्युनिकेट कर पाओगे अच्छे से, ग्रेट असेट्स जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन ऑर्डर में। बेसिक चीज़ यही है कि आप पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने के बाद में आप समझ पाओगे चीज़ों को और ज़्यादा, और अच्छे से डिबेट एंड डिस्कशन कर पाओगे, ठीक है? और आपके जो पहले से ओपिनियंस हैं, उसमें भी आपको पता चलेगा ये गलत है, ये सही है ना? तो और ज़्यादा चीज़ों को समझ पाओगे, ओके? चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको लेक्चर कैसा लगा लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।